धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार में चुनाव हो चुका है, जनादेश भी आ चुका है, एनडीए सरकार बना चुका है। आज विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। हालांकि वो चुनाव हल्के में नहीं होगा, क्योंकि दोनों दलों ने जो गठबंधन बना रखे हैं अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन इस सबसे अलग हटके कुछ बात करना चाहता हूं। एक पार्टी है भारतीय मित्र पार्टी, जिसने 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, 2 राज्यों में चुनाव लड़ा, बिहार साथ में उड़ीसा। लेकिन 2020 में बिहार बेस ये पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाई। तो ये एक सवाल उभरता है कि आखिर ये पार्टी जब 2015 में चुनाव लड़ी थी, 2019 में लोकसभा लड़ी थी, तो 2020 में विधानसभा क्यों नहीं लड़ पाई है। इसके अलावा ये पार्टी आजकल किन मुद्दों पर काम कर रही है, ईवीएम को लेकर किस तरीके के विचार इस पार्टी के नेताओं के हैं। तो इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनेश्वर महतो जी, वो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, 2020 में चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? 2020 में हमारी 243 सीट पे प्रत्याशी भी तैयार थे, उम्मीदवार भी तैयार थे, पूरी तैयारी थी हमारी और काफी पहले से हम तैयारी कर रहे थे इसकी। लेकिन आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जब लॉकडाउन किया, तो सबसे पहला शख्स यदि हिंदुस्तान में यदि कोई कहे विरोध करने वाला, तो सिंगल धनेश्वर महतो ही था। जब मोदी जी ने कहा घंटा घंटी बजाओ और मोमबत्ती और ये जलाओ, दिया जलाओ, तो हमने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया था। ये आपने देखा था जी, पूरी दुनिया ने देखा। उसका कारण क्या था कि यदि मोमबत्ती और घंटा घंटी बजाने से बीमारियां दूर हो जाती, तो हर आदमी फिर यही काम कर लेता और डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं जान रहा था कि मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं देश की जनता को, इसलिए हमने इसका विरोध किया, जिसके अंदर हजारों की संख्या में सर मुझे जान से मारने की धमकी आई। कोई बोला 2 घंटे में मार दूंगा, कोई 3 घंटे में, कोई 1 हफ्ते में, कोई बोल रहा था अभी थाने में जाके आप सिलेंडर कर जाओ, आपके खिलाफ FRI दर्ज होगी। मतलब तमाम तरह की धमकी मिली। और जब उससे भी नहीं संभला मैं, तो आपको बताऊं 3 राज्यों से भाजपा के आदमियों ने मुझे कॉल करके पैसे के अभी ऑफर किया। जी, कितना पैसा दे रहे थे? कितने पैसे की ऑफर थी? सर पैसे की बात तो जब होगी ना, जब मैं इस पे बातचीत करूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि चाहिए क्या आपको? मैंने कहा मुझे क्या चाहिए और मुझे आप क्या दे सकते हैं। भैया काम करना है, आप जनता के लिए करिए, जनता ने आपको चुना है, आप भी जनता की बात करते हैं, हम भी जनता की बात करते हैं। और जिस दिन मैंने पुतला जलाया था, उसके अगले दिन ही CBI को मेरे खिलाफ सरकार ने उनको वो काम दे दिया कि इनके खिलाफ आप ढूंढिए कौन सा मुद्दा है, कैसा कौन सा ऐसा पॉइंट हाथ लग जाए जो इनको अंदर में डालने का काम करे। तो CBI ने मेरे से 3 महीने बाद कॉल किया और उन्होंने खुद कहा कि मैंने आपकी 300 वीडियो फेसबुक और इससे क्या कहते हैं ये यूट्यूब से उठा के मैंने देखा है, और उसमें मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन प्रोटेस्ट का जो आप हिस्सा बने NRC के खिलाफ, तो इसके अंदर आप एक आजादी का नारा लगा रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं खड़ा हूं मंच पे, मैंने आजादी का नारा नहीं लगाया, क्योंकि आजाद मुल्क में हम लोग हैं जी। NRC का हमने विरोध किया क्योंकि सरकार उसमें भी पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रही थी जी। तो इसका हमने विरोध किया। आपने तमाम चीजों का जिक्र किया कि आपने लॉकडाउन का विरोध किया, कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लागू हुआ, जो परिस्थितियां पैदा हुई, कहीं मोमबत्ती जलाई गई, कहीं घंटी घड़ियाल बजाए गए। आपने ये बताया कि प्रधानमंत्री का विरोध आपने CAA के मुद्दे पर भी किया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि 2020 में चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए। हाँ, इसी का ये बिल्कुल आपने सही बात कहा, मैं भूल गया इस बात को कहते कहते। तो इन सब चीजों का जो मैंने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इस्तेमाल किया आपको सरकार ने, और हर साल चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन देना पड़ता है जी। तो हमारी भोजन से भरी थाली चुनाव चिन्ह हमें आवंटित किया गया था 2016 में जी। तो हमने इसको फिर से वही चुनाव चिन्ह मांगने के लिए हमने मतलब उनको आवेदन दिया, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग ने हमें बकायदा वहां से 15 चुनाव चिन्ह का फिर से वो भेजा हमें ड्राफ्ट, और उसमें 15 चुनाव चिन्ह एफिडेविट के द्वारा मांगा, हमने वो लिख के दिया।
ठीक है उसके बाद वो फिर हमसे एक लेटर भेजते हैं कि आपका किन किन राज्यों में जी पार्टी स्थापित हो गई है। हमने वो सारी लिस्ट दी। उसके बाद वो मेरे से जब चुनाव का रह गया करीब एक महीना, तब वो मेरे से डिमांड कर दिए कि आपने अध्यक्ष पद का आपका 2019 में टाइम पूरा हो गया था, 8वें महीने में आपने चुनाव कराया, उसकी आप कॉपी दें। हमने वो कॉपी दे दी उनको। उन्होंने वो कॉपी बोला कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा। और मैं आपको दिखाऊं 5 लेटर निर्वाचन आयोग ने मेरे पास भेजे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, और मैं हर बारी उनको रिप्लाई करता गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। चुनाव भी चालू हो गया, तो एक सीट के ऊपर मात्र हमने अपने बड़े लड़के को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिस्पी विधानसभा से हमने खड़ा किया। ठीक है। और भारतीय मित्र पार्टी ने उसको समर्थन देके, मतलब ऐसे उम्मीदवार हमने बनाए मात्र एक, क्योंकि हम देखे कि चुनाव खत्म हो जाएगा अध्यक्ष पद का, फिर से अगर चुनाव हम कराते हैं तो कोई सीट पे हम लड़ नहीं पाएंगे जी। तो उस पे हमारी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। और पकड़ बताएं कि सारा मीडिया, पब्लिक, सभी का बयान था कि 3 कोणीय टक्कर में है आप जी। और जितना स्वागत शायद मेरे प्रत्याशी को यार हमको मिला, किसी कैंडिडेट को, चाहे वो भाजपा का हो या आरजेडी का हो, नहीं मिला। 5 गांव तो ऐसे थे। ठीक है सर, 1 मिनट। 5 जी, किसी प्रत्याशी को उतना सम्मान नहीं मिला जितना आपके प्रत्याशी को मिला, ये आपका कहना है। लेकिन इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आप टाइम पे चुनाव क्यों नहीं कर पाए अपने अध्यक्ष पद का? और अगर किया था तो समय रहते चुनाव आयोग को आप अवगत करा देते, कम से कम चुनाव लड़ने से तो महरूम ना होते। सर, इस बात के लिए हमसे ये मिस्टेक हुआ कि हम चुनाव कराए, टाइम पे ही कराए। अच्छा। लेकिन वो लेटर हमें नहीं लगा कि इस चीज को इशू बना देंगे निर्वाचन आयोग और कल को इस चीज को मतलब मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। नहीं तो ऐसी गलती होती नहीं। और हम भी कोई मतलब 25-30 साल से पार्टी चल नहीं रही है जो इतना अनुभव होता कि इस बात को ये मुद्दा बना के हमें रोक दिया जाएगा, तो निश्चित ही ये गलती होती ही नहीं। अब बात करते हैं बिहार के जनादेश को लेकर। बड़ा कांटे का जनादेश है। सत्ता पक्ष ये नहीं कह सकता है कि हमें फुल फ्लैश मेजोरिटी मिल गई है, हालांकि वो गठबंधन के जरिए सरकार चला रहे हैं, और विपक्ष भी ये नहीं कह सकता है इस बार कि हम कमजोर हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज तो तय है कि ईवीएम के दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। पहले मैं लोकसभा चुनाव में यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इस चुनाव में जो मैं अपनी आंखों से चीज देखा हूं कि इलेक्शन से एक दिन पहले मधुबनी में किसी काम से गया था, 9 तारीख को, 10 तारीख को काउंटिंग था, और मेरे सामने एक ट्रक ईवीएम भर के आरके कॉलेज के अंदर ले जाया जा रहा था। और कुदरती बात है कि जाम में फंसे हुए थे, हमसे आगे, मेरी गाड़ी से आगे वो ट्रक ही लगा हुआ था। और मैं यही देख के अपने आपस में बात करने लग गया कि यदि अगर इसमें ईवीएम है पेटियों में भरा हुआ, तो निश्चित कल चुनाव में उलटफेर होगा। जो चीज हमें देखने को मिला अगले दिन, बिस्पी से कभी भाजपा जीत नहीं सकती है जो भाजपा वहां 10,000 वोटों से जीती, क्योंकि करीब करीब 1 लाख मुस्लिम वोटर है, 70,000 यादव वोटर हैं। और जो बचौल वहां से प्रत्याशी जीता है, वो कुछ दिन पहले पप्पू यादव के यहाँ मारा भी उनके मतलब आदमियों को, तो यादव समाज वैसे ही उससे खिलाफ था। अब 3 लाख की जहां पॉपुलेशन है, वहां पे 1,70,000 वोटर तो आपके खिलाफ वैसे ही है, और भी छोटी जातियों में खिलाफ है, फिर भी आप चुनाव जीत गए 10,000 वोटों से। ये हजम करने वाली बात नहीं है। 5 गांव में हमने मीटिंग किया, मंदिर के ऊपर लोगों ने कसम खाया कि नेताजी आप समाज के लिए काम करते हैं, जब भी जरूरी पड़ती है आप आगे आते हैं, हम लोग सारा समाज आपको वोट देंगे। वहां पे हमारा वोट 0 था। मंदिर में कोई कसम क्यों खाएगा? मेरा प्रश्न ये है। क्या सिर्फ मंदिर में ही आपके लिए कसम खाई गई, या मस्जिद वालों ने भी आपके लिए कोई कसम खाई? आपको मैं क्या कहूं, जैसे कि मैं जिस पंचायत से हूं 75% मुस्लिम ही है मेरे पंचायत में। ऐसा माहौल शायद कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन अब कहां से क्या गड़बड़ हुई है ईश्वर जाने। लेकिन मुसलमान भी उतने ही तत्पर थे जितने हिंदू थे। लेकिन आपको बताऊं कि बीजेपी को कभी मुस्लिम वोट दे सकता है, लेकिन जिस बूथ के ऊपर एक भी हिंदू नहीं है, उस बूथ के ऊपर आपको 100-150 पोलिंग बीजेपी को है। ये मानने को कभी कोई तैयार हो ही नहीं सकता है। इक्का दुक्का धोखे में गिर सकता है, ये बात मैं मान सकता हूं, आप भी मानेंगे। लेकिन कोई कहे कि बीजेपी को मुस्लिम समाज वोट करने जा रहा है, ये मानने की बात नहीं है। तब इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुस्लिम समाज को।
सरकार के खिलाफ। बिल्कुल सही आपने कहा, मुस्लिम समाज नहीं दे रहा है भाजपा को वोट, लेकिन मुस्लिम समाज ने तो इस बार जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी नकार दिया। लेकिन जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं उसी बेबाकी से जवाब दीजिएगा। मैं सीधे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल। आप लोग जब हार जाते हैं, जब आपके पास कुछ मुद्दा नहीं रहता है, तो आप लोग ईवीएम पे अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, 100%। और मैं 100% उसका उत्तर दे रहा हूं। ईवीएम के ऊपर सबसे पहला सवाल खड़ा करने वाला कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरा सवाल करने वाला कौन था? माननीय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तीसरा ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट का सुब्रमण्यम स्वामी। ये 3 महारथी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले ईवीएम पे उंगली उठाने वाले व्यक्ति हैं। और जब इनको पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इनके बयान के हिसाब से, तो सबसे पहले ईवीएम इनको हटाना चाहिए, हमें नहीं इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। आपने कहा ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी भी मानती थी कि ईवीएम खराब है, वो उसी ईवीएम की खराबी का फायदा उठा रही है, यह आपका आरोप है। आपने कहां देखा? दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल वहां सरकार में थे, कौन सा उन्होंने अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे? आप बिहार में देखिए, क्या विपक्ष की तमाम पार्टियों ने कहा कि हम बाइकाट करेंगे ईवीएम का, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते? हारने के बाद ईवीएम पे सवाल क्यों उठाते हैं? हारने के बाद भी और चुनाव से पहले भी सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, ना प्रधानमंत्री मानने को तैयार है। दूसरी बात, ईवीएम के अंदर जहां पे वोटिंग कराई जाती है वहीं ईवीएम खराब हो जाता है, और ईवीएम यहां से सही भी चला जाता है तो काउंटिंग में ईवीएम खराब हो जाता है। लेकिन बैलेट पेपर ना तो काउंटिंग में खराब हो सकता है, ना जहां वोट गिर रहा है वहां पे खराब हो सकता है, इतना। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी ईवीएम पे चुनाव नहीं कराते, अमेरिका जैसा देश नहीं कराता, जापान जैसा, जापान से जो ये लेते हैं किट इसकी, वो भी ईवीएम से नहीं चुनाव कराते। तो प्रधानमंत्री को अपनी ही बात पे अमल करना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हैं ईवीएम को लेके? परसों कोई बड़ा मूवमेंट है आपका? जी, कारगिल चौक पे हम लोग ईवीएम का बहिष्कार करेंगे, पटना कारगिल चौक पे जी, और आंदोलन तेज करेंगे। और भी जनता से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके हम रोड पे उतरेंगे, और अगले साल गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। उसके बाद हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, जो सरकार ने जैसे जनता के साथ वादा करके उनको छलने का काम किया जी, उसके खिलाफ आंदोलन हम लोग करेंगे। आपके यहाँ के एक मंत्री हैं, नाम है गिरिराज सिंह। हालांकि उनको हमारे यहाँ दिल्ली में कहा जाता है वीजा मंत्री, सबको वीजा देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। वो कह रहे हैं कि जैसे यूपी, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे हरियाणा, जैसे तमाम भाजपा की सरकारें कानून बना रही है लव जिहाद के खिलाफ, बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिए। आपका क्या कहना है? भाई, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह को यह बात बोलनी चाहिए कि शाहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? बिहार से ही हैं। और शादी किससे करे हैं? आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता की बेटी से। उसके बाद क्या कहते हैं, ये मुख्तार नकवी, ये किससे शादी की है? तो सबसे पहले तो अपनी पार्टी से ये लव जिहाद हटाए ना। अगर गरीब आदमी का बच्चा प्रेम करता है तो वो लव जिहाद हो गया। और आरएसएस के बड़े नेता अगर अपने क्या कहते हैं मुसलमानों को दामाद बनाते हैं तो उनके दामाद हो गए, सम्माननीय हो गए और राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए। और वैसे भी गिरिराज सिंह का जो है ना, ये सेंटर कुछ आउट है। आउट इसलिए कह रहा हूं कि गिरिराज सिंह जो है ना, वो क्या कहते हैं 365 दिन में 100 गाय के बच्चे पैदा करता है, मशीन फैक्ट्री लगाता है। राहुल गांधी की तो आलू वाली बात से तो ये दबा के उछाले, लेकिन उतने ही ईमानदार क्या कहते हैं ये गोदी मीडिया बन जाए तो बात ही क्या है। अगर जिस दिन एक हफ्ते के लिए ईमानदारी से न्यूज चैनल, जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, ईमानदारी से ही अपना काम दिखा देना, तो बिहार की क्या हिंदुस्तान की जनता जूता लेके भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, और ये भागते फिरेंगे। ठीक है, 2 सवाल और कर लेते हैं। पहला सवाल है नीतीश कुमार को लेके। मुसलमानों ने नीतीश कुमार को सिरे से नकार दिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता हार गए, ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपसे कहा ना, केवटी से, मेरे ही जिले से बगल में है केवटी, मतलब मेरे घर से 1 किलोमीटर का फासला है। रैयाम चीनी मिल, रैयाम जो है वो आ जाता है दरभंगा में। तो दरभंगा केवटी एक ऐसा बहुमूल्य क्षेत्र है, वो भी यादव और मुस्लिम का गढ़ है। बिस्फी भी यादव और मुस्लिम का गढ़ है। और वहां से यदि
बीजेपी जीतती है तो इससे ज्यादा आश्चर्यजनक और कोई बात नहीं हो सकती। और इतना वरिष्ठ नेता यदि हार जाए तो मैं समझता हूं बिहार का एक दुर्भाग्य है। नहीं, दुर्भाग्य तो है क्या? मुसलमानों ने नकार दिया है नीतीश कुमार को, क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़े हैं सीए के मुद्दे पर। देखिए, नीतीश कुमार को मुसलमानों ने अभी नहीं नकारा था, जिस दिन महागठबंधन छोड़ के मोदी जी की गोद में चले गए थे नीतीश कुमार जी, उसी दिन मुसलमानों ने नकार दिया था। नहीं तो मुसलमानों के दिल में, क्योंकि मैं तो बिहार से हूं, मैं जानता हूं जनता की आवाज। नीतीश कुमार जी लालू के बाद मुसलमानों के दिल में बसने वाले थे, लेकिन ये ऐसा पलटी मारे कि मुसलमानों ने इनको दिल से निकाल दिया। अब ये चाहे जितनी भी ढोल पीट लें, इससे कोई फायदा नहीं है। ढोल कहां पीट रहे हैं सर? उन्होंने तो अपने मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम को जगह भी नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी ना, उनको भी पता चल गया कि हमें मुसलमानों ने कोई वोटिंग नहीं करा है, इसी का कारण है। और वैसे भी ठीक है, एक नेता आपके यहाँ पे नए आए गए हैं मुसलमानों के, साउथ इंडिया के नेता हैं, हैदराबाद से आके उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, 5 सीटें उनकी पार्टी जीत गई है, उससे बहुत सारी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है जो वो जीते हैं यहाँ पे? मैं तो उनको बी टीम मानता हूं, भाजपा का। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं उसमें सबसे बड़ा ओबीसी साहब का ही योगदान देता हूं, क्योंकि इनके भाई ने कहा कि 15 मिनट का समय दो तो हम सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, फोर्स हटा लो। उसके बाद अभी आपने देखा होगा, एक मंच से वारिस पठान ने कहा कि हम 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी हैं, और उसी मंच के ऊपर ओबीसी साहब थे। एक बारी उन्होंने उनके भाषण का खंडन नहीं करा कि ये आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इससे नफरत फैलेगी और कहीं ना कहीं इस भाषण से भाजपा को फायदा होगा। तो इसीलिए मैं उसको बी टीम कहता हूं। अच्छा। मेरे पास ऑफर था उनका, मेरे पास ऑफर था गठबंधन करने का, शायद मैं इसीलिए तैयार नहीं हुआ। नहीं तो जितना वरिष्ठ वक्ता है, पढ़े लिखे हैं और जितनी तहवीज से बात करते हैं, शायद दूसरे नेता में वो क्वालिटी नहीं है। ये बात मैं मानता हूं कि उनके लफ्ज एक एक। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से बहुत सारी चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश की है। कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, आप लोग भी जानते हैं। 12 से 15 मिनट के अंदर तमाम चीजों को कोशिश करते हैं। फिर जुड़ेंगे धनेश्वर महतो जी से, क्योंकि वो अपनी बेबाकी के लिए बड़े मशहूर हैं। हमने भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, उनसे धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका।